दोस्तों मैं हूं शैलेश लोढ़ा। मैं लेके आ रहा हूं मध्य प्रदेश की उन हस्तियों की कहानी जिन्होंने अपने जज्बे से पाया एक अलग मुकाम। कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो। दोस्तों मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं जज्बे की कहानियां सुनता हूं, और मुझे लगता है जिन जज्बे की कहानियों को मैं सुना करता हूं उन्हें आपको जरूर सुनाना चाहिए। जिंदगी में आप कहेंगे कि भाई हमारे पास आसपास वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप मोटिवेट होते हैं और हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनकी कहानी में मोटिवेट करने के लिए ऐसा बहुत कुछ होता है जो आपके और हमारे पास नहीं होता। बहुत सारे लोग हमें ज़िंदगी में मिलते हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती है, हम मिलते हैं, मिलकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग अपनी बातें करते हैं, कुछ लोग अपनी बातें सुनाते भी हैं, हम हाथ मिलाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने निशान छोड़ जाते हैं। कुछ लोगों से आप मिलते हैं तो आपको लगता है कि मुझे इसे फिर से दोबारा मिलना चाहिए, और दोबारा इसलिए मिलना चाहिए कि इस आदमी में कुछ अलग है। ये जो अलग होना है ना, ये अजीब होना नहीं है, ये अलग होना सफल होना है, ये अलग होना आगे होना है, ये अलग होना अपने आप में विश्वास होना है। और एक ऐसे ही अलग व्यक्तित्व से हम मिलते हैं प्रदीप करम्बेलकर जी, जो हमारे साथ हैं, आज बैठे हैं, और बड़े ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और सिर्फ यंग ही नहीं है, विचारों से भी यंग हैं। प्रदीप जी, एक बड़ी अच्छी बात है कि देखिए आप के फादर जो हैं वो हाई कोर्ट जस्टिस रहे, और आप एक जिसे कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली से हैं, जहाँ पिताजी नौकरी में हैं। वो भी नौकरी ही है, हालांकि बिल्कुल ऑनरेबल जस्टिस है, लेकिन है तो सर्विस ही। मैं भी एक ऐसे परिवार से हूँ जिसमें पिताजी सर्विस करते थे, वो एक डिपार्टमेंट में थे। तो ऐसे परिवारों में ज़्यादातर जो माहौल होता है वो यही होता है जैसा हम देखते हैं। क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा तो, और उनको देखते हुए, माता पिता को देखते हुए ये लगता था कि हाँ भाई सरकारी नौकरी कर लेनी चाहिए, सरकारी नौकरी ढूंढनी चाहिए, उसके एग्ज़ाम देने चाहिए। उनके लिए सबसे बड़ा ये था कि आईएएस बन जाओ ज़िंदगी में, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, या सरकारी नौकरी कर लो। ये बात अलग है कि हमने कुछ और किया। उस माहौल से निकल के कुछ और सोचना इतना आसान नहीं होता। आप उस माहौल में पले बड़े, मध्य प्रदेश में बहुत डिफरेंट जगह पर है। कुछ समानता है आप में और मुझ में है, इसलिए आई कैन कनेक्ट विद यू वेरी वेल, बिकॉज माई फादर वॉज इन अ गवर्नमेंट सर्विस। तो मैं भी अलग अलग जगहों पे पढ़ा। आपने भी MBA किया, मैंने भी किया। आपने भी LLB किया, मैंने किया, लेकिन पूरा नहीं किया। मैंने 3/4 LLB करके छोड़ दिया। आप में हिम्मत थी कि आपने कर लिया। तो 96 में आपने MBA किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब माहौल ऐसा हो चारों तरफ कि हमें कुछ वैसी नौकरी करनी चाहिए या हमें सिक्योर्ड रहना चाहिए, उसमें ये रिस्क वाला काम आपको कैसे सूझा कि मैं किसी ऐसे क्षेत्र में जाता हूँ जो आमतौर पर नहीं होता? क्योंकि जब आपने MBA किया तब इतना पॉपुलर भी नहीं था, एकदम नया था, और मेरे ख्याल से तब तो भोपाल में आया ही होगा। हाँ, मुझे याद है कि मैं जब MBA की एंट्रेंस के बाद सेलेक्ट हुआ तो मेरे परिवार में मेरी बुआ का कहना था कि MSc कर लो, ज़्यादा अच्छा है। अपने परिवार में बिजनेस किसने करना है। सो दैट वॉज अ थॉट प्रोसेस। मुझे हमेशा ही लगता था शायद मेरे पिताजी चूँकि जज थे, और जो जीवन मूल्य मैंने उनसे सीखे, माता जी से सीखे, पर उसके अलावा मुझे हमेशा लगता था कि वो एक मोनोटोनस लाइफ थी बहुत हद तक। एक और जज वैसा भी सोशली थोड़ा वो मिल भी नहीं, उनके प्रोफेशनल जो बिल्कुल सही बात है। तो मुझे हमेशा आउटर वर्ल्ड और इस तरह की चीज़ें शायद ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, बिकॉज ऑफ दैट कि हाँ भाई इसमें मतलब वो ढर्रे पे बंधा हुआ जीवन, मतलब जिसमें मोनोटोनस है और किसी से मिल नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता था कि अब वो ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ कि मैं नेटवर्किंग पर्सन हूँ या लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, लेकिन ये इनबिल्ट हो गया जी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि शायद पेपरों में अब तो उतना याद नहीं आता, पर कहीं ना कहीं ये पढ़ता रहता था कि फला कॉर्पोरेट्स आर हैविंग दैट मच ऑफ मनी एंड दे कैन हैव मच मोर सोर्सेज ऑफ मनी। तो कहीं एक अट्रैक्शन था कि हाँ भाई ये जो थोड़ा बहुत जो जिससे पैसे मूवमेंट होते हैं जो कि जॉब्स में नहीं सकते, ना देखे हैं हमने जी। तो उसके प्रति एक आकर्षण होगा। तो जब जॉब करने भी गया, मैं MBA खत्म करने के बाद 1 जनवरी 1996 से मैंने जॉब शुरू की। 1 जनवरी 1996। तो पहली नौकरी आपको कैंपस में ही मिल गई थी या उसके लिए जहाँ मैं समर ट्रेनिंग करने गया था दिल्ली में, वही नौकरी। अच्छा, उन लोगों ने आपको अडॉप्ट कर लिया। कौन सी कंपनी थी वो? बीटल फाइनेंशियल्स करके। जी। और हम शेयर मार्केट के रजिस्ट्रार थे। तो डिड यू डू योर MBA इन फाइनेंस? Yeah, I did in finance marketing. Finance marketing. So finance was your major. Finance was my major. So major finance था तो आप शेयर मार्केट और उस तरह की कंपनी में हम चले गए जी। वहीं से फिर डीमैट की कंपनी में चले गए। 96 ऐसा दौर था जब 91-2 में शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा हुआ था। तो लोगों का विश्वास थोड़ा सा नहीं था, गड़बड़ था। लेकिन हम लोग मर्चेंट बैंकिंग उसमें चले गए जी। और फिर उसके बाद जैसा जीवन की राह होती है, वो डीमैट अकाउंट्स आए, अलंकित असाइनमेंट पहला डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बना,
and I become assistant manager with them in depositories. डीमैट अकाउंट के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें एक जानकारी दे दूं ताकि आपको और बातचीत में आगे ये आप कनेक्ट भी कर सकें। एक ज़माने में ऐसा होता था कि शेयर जो है वो कागज़ का, मतलब जैसे सर्टिफिकेट होते हैं वैसे टुकड़ा हुआ करता था, यू हैव टू कीप इट फिजिकली। आपने वो दौर देखा है? वो हाँ, वो दौर आपने जरूर देखा, वहीं से शुरू किया जी, वहाँ से शुरू किया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा, शेयर को फिजिकली रखना पड़ता था आपके पास, जैसे आप स्कूल के सर्टिफिकेट रखते हैं 8th 9th 10th का, वैसे शेयर रखने पड़ते थे, फिजिकली वो सर्टिफिकेट होते थे। फिर उनको चेंज कराने में, बेचने में, खरीदने में बहुत सारा प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन फिर इसे डीमैट कर दिया। लेकिन उसको मतलब वो डीमेटलाइज हो गया, उसको इस तरह से कर दिया गया कि अब वो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, वो उसको कागज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने वो दौर देखा है जब कागज़ से आप ऑनलाइन आ गए, ट्रांसफर फिजिकल भी करते थे, प्रिंट आउट भी निकालता था, जी, प्रिंट आउट जब निकलते हो, IPO संभालता और उस वक्त जो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर पे जो निकलता था, तब तो एग्जैक्ट होते नहीं थे या लेजर नहीं होते थे, उसमें साइन करते बैठो ऑथराइज सिग्नेचरी की, दैट वाज अ टाइम। तो वो आपने दौर देखा, डीमैट से शिफ्ट हुए जी, सो दैट आल्सो सीन। फिर पर कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मैं अपना करूंगा, इसलिए मैं जनरली उन्हीं कंपनियों में शायद साथ में रहा, उन लोगों के साथ रहा जो खुद एंटरप्रेन्योर थे, जो मुझे आज लगता है, चाहे अंकित हो या उसके बाद मैं जिस IT कंपनी में गया, बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। किसी एक साथी ने मेरे कहा कि आप IT कंपनी में आ जाइए, हम नई कंपनी IT शुरू कर रहे हैं, और ये याहू उस वक्त नया था और ये सब, और बड़ा पॉपुलर था। तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि अच्छा, इसमें ये भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, जी, सो लेट्स एक्सप्लोर दैट आल्सो। तो आप सीधा फाइनेंस से आपने वहां जंप कर लिया था। दैट वाज एब्सोल्यूट, मतलब आप कहेंगे कि जंप बिल्कुल जिसको सोचा नहीं जा सकता। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वेबसाइट भी कभी बेचेंगे, जी, और फिर वेबसाइट बेचने लगे। और उस वक्त एक ज़माने में एकदम वो जो वेब का दौर, ये 99-2000 में जब 2K जब चला था, तब उस ज़माने में वेबसाइट्स Y2K जब एकदम से, सो वी वर फॉर्चुनेट सर, माई सेल्फ, मेरे को लगता है मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि हम उस कंपनी में इंडिया के पहले NIC के वेंडर बने, और फिर हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी बनाई। आप तो हाँ, मैंने बनाई, मतलब मेरी कंपनी ने बनाई, बट आई वाज मतलब कि वो कंपनी ने, आई वाज रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग इट, सी कंपनी इज अ पर्सन ओनली, नो, सो बिकॉज़ आई एम अ GM टू दैट कंपनी, हां, सो यू मेड इट, सो आई वाज एवरी डे विजिटिंग, ओह माय गुडनेस, सो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, I can say that, you know, that must be a great achievement. All the big sites of that time, APIDA, Rail, Thal Sena, Nau Sena, राष्ट्रपति भवन, दिस ऑल वी मेड बिकॉज वी वर इम्पैनल वेंडर विथ NIC, क्योंकि NIC गवर्नमेंट संस्था है, सरकार उनको ऑर्डर देती है, और उनका एक वेंडर होता है जिसको वो काम करना होता है। तो फॉर्चुनेटली वो वेंडर हम थे, सो वी हैव अ क्रेडिट टू मेड ऑल दीज साइट्स। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, NIC इज नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और उसकी वो टेंडर निकालती थी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, जहां से सारे टेंडर्स निकलते। तो ये हमारी किस्मत रही जी, उस किस्मत के कारण ये वेबसाइट जो इतना बड़ा नाम मुझे आज भी याद है, और उस कारण राष्ट्रपति भवन जाने मिला, और इस चीज़ को हम देख पाए, और निश्चित तौर पे एक अनुभव है, बहुत बड़ा, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा हॉल से लेकर सब चीज़ आप देख पाए। तो जो राष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने कहा था कि पैनोरामिक व्यू किया जाए, जी, सो पैनोरामिक व्यू करने के कारण राष्ट्रपति भवन के, जी, हमको सुविधा मिली कि हमने राष्ट्रपति भवन अंदर से देखा, उस दौरान सन 2000 में देखा। तो दमोह में पैदा हुआ एक लड़का, भोपाल में पढ़ा, और उस ज़माने में राष्ट्रपति भवन के अंदर न केवल एंट्री मिली बल्कि देखा भी। सब संभव हुआ क्योंकि उसने ये सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, और वो सीधा शेयर फाइनेंशियल सर्विसेज से जंप किया उन्होंने वेबसाइट्स बनाने में, वहाँ से लेके यहाँ तक। फिर अचानक सोचा कि नहीं, मुझे अपने शहर जाके अपने शहर के लोगों को फाइनेंस के बारे में कुछ करना है। देन यू स्टार्टेड विद योर ओन कंपनी। मतलब 2002-3 में मेरे पिताजी रिटायर हुए, ही प्लान टू शिफ्ट टू भोपाल, जी, आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट। तो मेरा एक प्लान भी था, सोचा भी था कि चलिए अपने शहर जाऊंगा, माता पिता के पास, बीइंग ओनली सन। और दूसरा ये था कि जो वो हमेशा कुलबुलाहट रहती थी कि अपना कुछ करना है, तो और अब 30 साल का हो रहा हूँ, तो अब तो करना ही चाहिए, नहीं तो इट विल बी लेट, जी। सो बट दैट इज, आई थिंक 30 साल इज टू यंग टू टेक अ रिस्क, बट यू डिड। दूसरा ऐसा लगा मुझे कि मेरे साथियों ने भी बोला मुझे, जो दिल्ली में थे या मेरे जो सीनियर थे, कि भाई लोग भोपाल से दिल्ली आते हैं, तुम दिल्ली से भोपाल लौट रहे हो, दिल्ली से भोपाल जा रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है, जी, मतलब शताब्दी उल्टी कैसे जा रही है। हाँ, मतलब ये, और आप समझिए 20 साल पहले IT इतना ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, तो उतना उनको तो लगता था कि भोपाल मतलब पता नहीं, आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे साउथ के इन लोगों को आज भी नहीं मालूम कि ये हमारा देश इतना बड़ा है ना कि लोगों को नहीं पता चलता कि, और उसमें आप भोपाल जा रहे हो, सो जहाँ पर न मैंने हालांकि अब तो मेरे ख्याल से क्या, भोपाल इतना साफ सुथरा, इतना माशाल्लाह शहर है, खूबसूरत शहर है, तो शहर से रहने के लिए बहुत अच्छा था, जी। लेकिन बिजनेस के मानचित्र में आज भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आज भी बिजनेस के मानचित्र में भोपाल इट वाज मोर ऑफ सरकारी नौकरियों का शहर, सरकारी बाबुओं का शहर, जी, जी।
तो उसमें आप भोपाल जा रहे हो, तो ठीक है, मैंने कहा नहीं साहब भोपाल ही जा रहे हैं। सो आई रीच्ड भोपाल, एस्कॉर्ट्स हेल्प्ड मी, एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड एंड एस्कॉर्ट सिक्योरिटीज है सेट की आप जा रहे हैं, ऐसा पता लगा है तो आप हमारे वहाँ के रीजनल इंचार्ज बन जाइए। सो यू केम विद अ वर्क। तो हाँ, तो उन्होंने मुझे, जैसे किस्मत रहती है, जब आप आ रहे होते तो कोई ऐसे व्यक्ति मिला जिसने मुझसे उनसे मिलवाया कि ये व्यक्ति भोपाल जा रहा है दिल्ली से, और ये इस प्रोफाइल का व्यक्ति है, और ये प्रोफाइल जा रही है वापस, पता नहीं क्यों जो भी जा रही है, लेकिन अपने उनके लिए वो प्रदीप करम्बलकर से ज्यादा वो प्रोफाइल था जो पहले चल रहा था जी। तो मैं उस कारण फिर से सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड बिजनेस में वापस आ गया, और भोपाल में मैंने वो शुरू कर दिया। तो दिल्ली से भोपाल आने के बाद भी एक बार भी आपको लगा कि मैंने गलती कर दी, कहीं ऐसा महसूस हुआ? नहीं, कभी अभी तक तो नहीं लगा। नहीं उस वक्त, अब तो खैर नहीं, उस वक्त भी नहीं लगा। उस वक्त भी इसलिए नहीं लगा बिकॉज इट वॉज डिटरमाइंड दैट आई हैव टू कम एंड वंस रीच्ड। एक तो क्या होता है सर, जब आप अपने घर पर पहुंच जाते हैं तो डेली खर्चे के बच जाते हैं, खत्म हो जाती है। मतलब जो आपकी किराया आपको नहीं देना है, मकान का, आपको इस तरह का, तो परिवार के साथ दैट रिस्क ऑफ कि आपको खाना पीना और बच्चे की चिंता। तब तक आपकी शादी हो चुकी थी? मेरी शादी भी थी, बच्ची भी थी छोटी। अच्छा, एक छोटी बच्ची भी थी, तो राधिका भी थी जी। तो पर मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो कॉस्ट एकदम नहीं होती, दैट सपोर्ट सिस्टम इज ऑलवेज देयर विद। तो आपकी पत्नी ने उस वक्त कहा नहीं कि हम दिल्ली से भोपाल क्यों लौट रहे हैं? नहीं, पत्नी ने भी कहा, और शायद मुझे याद है कि मैं, जहाँ तक मैंने, श्रद्धा नाम है उनका। श्रद्धा जी। तो श्रद्धा ने भी मुझे कहा, और जहाँ तक मुझे याद है कि जब हम शादी के पहले भी मैंने कहीं ना कहीं डिस्क्लोज कर दिया था कि मैं आफ्टर माई पोस्ट रिटायरमेंट ऑफ माई फादर आई विल गो बैक टू भोपाल। वो आपने तय था शुरू से? हाँ, वो तय। आई वांट टू बी विद माय पेरेंट्स एंड आई हैव टू डू माय ओन, सो दिस जॉब विल नॉट बी अ वेरी, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं हो सकता। हाँ, खैर ये देखिए, ये सोचना भी उस उम्र में, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी नहीं होती। जब मैं अपनी, आप ये सब अब 26-27 साल की उम्र में हुआ होगा जी, हाँ, तो 26-27 साल की उम्र को जब मैं अपना याद करूं तो ऐसी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थे ही नहीं कि नहीं मुझे यही करना है और मुझे ऐसे ही जाना है और मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। सो दैट इज नहीं, बड़ा मजेदार वो था सर। मेरे साथ ऐसा था कि मैं जब काफ़ी पढ़ता भी था तब भी ये जब किर्लोस्कर एंड सन्स और इस तरह से, तो मैं करम्बेलकर हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता था, तो मैं हमेशा कहता था कि मैं भी करम्बेलकर एंड सन्स बनाऊंगा ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी को जॉब न ढूंढनी पड़े। तो आज भी मैं अपने यंग जनरेशन को कहता हूँ कि भाई, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, नाउ इट्स 300+ एम्प्लॉय कंपनी जी, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। व्हाई नॉट, व्हाई टू वर्क अदर्स विथ अदर्स, अगर आपको जॉब ही करनी है जी तो मेरे साथ। बट आप आए भोपाल, आपने एक छोटी सी चीज़ शुरू की और वहाँ से आज आपके 30,000-40,000 कस्टमर्स हैं, सो दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस, आई वुड से इट्स अ ह्यूज जंप। और देखिए, दैट्स योर मॉडेस्टी, बट इट्स नॉट अ इजी थिंग कि भोपाल में आप आए और वहाँ से आपने शुरू किया, और आप यंग, बिकॉज यू नो पीपल डू नॉट बिलीव, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। एक 29-30 साल का लड़का कोई बात करते, पीपल डोंट बिलीव मच, राइट? नहीं, मैं सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर ही बना सर जी। शुरू में आप डिस्ट्रीब्यूटर ही बना, और आज भी डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में ही आऊँगा जी। बट किस्मत ये साथ रही कि हम चूँकि वन स्टॉप शॉप के एक विजन के साथ चले जी, और हमने मध्य प्रदेश भर को कवर कर पाए, क्योंकि हम बहुत, यू हैव क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस ऑल मध्य प्रदेश, ऑल मध्य प्रदेश में हैं। और जल्दी, चूंकि मैं शायद 1997 में आईटी में चला गया था जी, तो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आईटी, तो जहाँ भी कुछ भी नया आता है तो आज हम सारे कस्टमर्स को ऑनलाइन ही कर पाते हैं, एप्स भी। तो आपने ये सर्टिफिकेट से लेकर डीमेट देखा, और लैन पे जब कंप्यूटर लगते थे वहां से लेके आपने ये ऑनलाइन देखा, और फिर उसी के कारण शायद मुझे लगता है कि मेरे जितने भी बिजनेस मॉडल आज हैं जी, तो उसमें सब जगह मेरी कोशिश यही होती है कि हम उसको कंप्यूटराइज्ड या डिजिटाइज्ड कैसे कर सकते हैं, हम कितनी जल्दी उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। और देन यू स्टार्टेड द फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश। वी स्टार्टेड अवर incubation center also in 2018, the first private incubation center by Madhya Pradesh government. And then how many startups you have helped or rather supported? See, as far as startup is concerned, more than 100 came in last 2-3 years. जी. Almost 30 to 40 we are mentoring officially. Okay. And I won't say I funded them big way, but yes, हर startup, जैसे मैंने अपनी जीवन को शुरू किया था 15 साल पहले, आज से 16 साल पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आदमी को लगता है मेरे पास आइडिया है, मेरे पास सोच है, लेकिन उसको शुरू के 2-5 लाख रुपए लगते हैं, वो नहीं मिलते, वो ही नहीं मिलते, वहीं से शुरुआत गड़बड़ हो जाती है और फिर वो चला जाता है जी। सो मैंने बोला कि कितना ही आइडिया अच्छा हो, जब अगर शुरुआत ही नहीं है, पैशन हो, लेकिन उस पर पैसे ही नहीं हो, उस पर शुरुआत का ही कुछ ना हो, फिर क्या किया जाए? सो आई स्टार्टेड विद दैट, फंडिंग फ्रॉम 2 लाख 5 लाख रुपीज, कि चलिए करते हैं, 10 लाख रुपए दिए जाए, नंबर डजंट मैटर। सो वो वहाँ से शुरुआत हुई, तो ऐसे वो फिर 5 लाख रुपए से 40-50 लाख रुपए तक की फिगर, और फिर
आप समझिए ये सोच मेरी 2012-13 से शुरू हुई, तब स्टार्टअप कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो पैसे जो उसमें मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मुझे कोई एग्जिट होना है। मैं ऐसा सोचता था कि आई एम विद देम, आई हैव इक्विटी इन देयर कंपनी, हैव टू बी लॉन्ग टर्म। हाँ, तो मैं लॉन्ग टर्म हूँ और जब जब उनको पैसा लगेगा, सो इट इज़ नॉट वन टाइम फंडेड। आज आपको 5 लाख रुपए दिए, हो सकता है 1 साल बाद फिर से कुछ नया टेंडर आया, यू नीड अगेन 10 लाख रुपीज, सो इफ आई एम हैविंग आई कैन कंट्रीब्यूट टू इट। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप, but without interfering in there. But definitely after getting, you know, convinced about the idea. More than idea, it's a person. That's I important. invest in person. That's a good so thing. because I believe that अगर मैं किसी आज 25 साल के लड़के में इन्वेस्ट करता हूँ जो अच्छा व्यक्ति है, तो जब वो मेरे जैसा 45 का होगा तो अच्छा ही करेगा। क्या बात है प्रदीप जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। भोपाल, दिल्ली से लेके भोपाल आप आए, भोपाल में आए, इतना सब शुरू किया, तब से लेके आज तक में कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको बड़ा तनाव हुआ हो कि no, it's not happening? Happens sir, life is about that and शेयर मार्केट में मैं जुड़ा हुआ तो 2008 में भी मुझे 15-20 लाख 2008 was bad हो गया, राइट। सम क्लाइंट हैज एस्केप्ड विदाउट पेइंग 20 लाख रुपीस, तो हमें भरने पड़े। मार्च 2018 में some whatever I say, it's a court sub judice matter, so I won't say, but मेरे अकाउंट से ट्रेड हो गया, इल ट्रेड हुआ, कैसे हुआ, सो 1.3 करोड़ एक ही दिन में अच्छा साफ हो गए। तो 6 मार्च 2018 को सुबह 7 मार्च को वो पैसे 1.5 करोड़ खत्म थे। तो कई बार ऐसा सोचना पड़ता है कि अब क्या। उस वक्त एक बार स्थिति आई होगी कि अब क्या। हाँ, 2008 में भी आई और 2018 में भी एक बार, और हो सकता है मेरे पिताजी ने भी 2008 में तो पूछा ही था कि अब क्या। Once you have whatever money you generated, that is gone. तो फिर से नहीं, मैंने कहा फिर से करते हैं, इस बार इन्वेस्टर्स की मदद से फिर से शुरू करते हैं। एंड बाय गॉड ग्रेस, वॉट एवर क्रेडिबिलिटी वी मेड, वी हैव वंडरफुल पीपल हु इन्वेस्टेड विथ अस, ट्रस्टेड विथ अस, एंड दे आर स्टिल विथ अस। इफ यू वांट टू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस अपार्ट फ्रॉम यू, हु वुड यू गिव? आई थिंक I won't give to any person, but yes, upbringing तो पेरेंट्स को ही रहती है। सो मुझे लगता है कि और फैमिली के, चाहे पत्नी हो, बहनें हो, इन सब ने क्या किया कि मुझे एक ज़बरदस्त, किसी ने वैल्यू सिस्टम दिया तो किसी ने सपोर्ट दिया, पर अल्टीमेटली उन लोगों ने आपकी एक क्रेडिट बनाई। सी, क्रेडिट ही आपको सब कुछ कराती है। आप किसी भी क्षेत्र में रहें, चाहे इन्वेस्टर के पास जाएं, ग्राहक के पास जाएं, किसी के पास जाएं, वो ट्रस्ट तभी आता है जब क्रेडिट होती है, और ये क्रेडिट कई चीज़ों से मिलकर कई सालों में बनती है। So I will give credit to all those people who came in my life, whether they are friends, whether parents, wife, जिन्होंने उस सपोर्ट सिस्टम को, मेरे वैल्यू सिस्टम को सपोर्ट किया। Your wife works with you in the company or she's a housewife? No, she is started as a homemaker. Now she is having her handicraft business in the name of Shagun Sampada. So she has a creative. Shagun Sampada, beautiful name. So she basically creates all the beautiful creative things for all the Indian festivals and so many things. Oh, क्या बात है। She is doing well. बहुत अच्छा। और वो कभी बीच बीच में ब्रेक लग जाता है बच्चों के हिसाब से, बट शी इज डूइंग वेल। वेरी नाइस। सो दैट्स अ फैमिली, जो एक बड़ी कमाल की बात है। पापा जज रहे, बेटे ने MBA किया, फिर LLB किया, उसके बाद फाइनेंस में, फाइनेंस से लेके फिर IT में, IT से फिर से फाइनेंस में, 2 बार ऐसी स्थिति आ गई कि अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं है, और बीच में हेल्थ में भी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई मिस्ड इट आउट। लेकिन वो जो हेल्थ वाला जो है, जो आपने जो किया है काम, जो आपने डाटा जो पेशेंट्स का बनाया है, हॉस्पिटल एंड पेशेंट मैनेजमेंट, इफ यू कॉल इट, वी वोंट से इट ओनली हॉस्पिटल डेटा मैनेजमेंट। 2011 मेरे एक साथी यशदीप ने मेरे पास आया, बोल रहे कि कैन वी हैव सच टाइप ऑफ थिंग्स, कि हम टिपिकल इंडिया में सभी जगह है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल में जाते हैं तो गवर्नमेंट जनरली हार्डवेयर किसी और संस्था से टेंडर से खरीदती है जी। उसके बाद सॉफ्टवेयर किसी बड़ी कंपनी से लिया जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स या तो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं जी, या फिर वो किसी को आउटसोर्स करते हैं, और उनमें कभी सिंक्रोनाइजेशन हो ही नहीं पाता। तो आप भी समझ सकते हैं कि ERP बनाना और ERP चलाने में बहुत फर्क है। वी हैव मेड इट वन हार्डवेयर नेटवर्किंग, वी एस्टैब्लिश इन होल हॉस्पिटल, ह्यूमन रिसोर्स इज माइन एंड सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो माइन, एंड वी अप्रोच टू गवर्नमेंट इन 2011-12 कि पैसा भी मैं ही लगाऊंगा सर, आप मुझे पर पेशेंट बेसिस पे दे देना। So how government say, I have to understand this module, how per patient works with government like this? See, simple. If somebody comes to me, right, you as a patient, you are a collector to some district, you have given a tender, and you have, okay, said,
I won the tender. So what I will do? Tender of what? For hospital and patient management. So the government wants it to have it? We convinced it, and the first collector Rajgarh we started in 2011-12. Okay. Without thinking कि ये इतना बड़ा हो जाएगा. And तो प्रपोजल यही था कि पैसा मैं लगाऊंगा. जी. तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा आप ही पैसे लगा रहे हो, तो हमें कोई समस्या नहीं है, आप ही लगाओगे, आपके आदमी होंगे, चलिए करके देखिए. पर बोले आपको कैसे मिलेंगे पैसे? तो मैंने कहा जो आपको पैसे पर पेशेंट गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम एवरी पेशेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. डू दे? या 5 रुपीज to 10 रुपीज. आउटडोर में फीस होती है? फीस होती है. अच्छा, दैट आई डिडंट नो. हाँ, सभी जगह. मेरे बचपन में नहीं होती थी शायद. रोगी कल्याण समिति मध्य प्रदेश में है जी, और उसके अंतर्गत वो 5 से 10 रुपए वो बहुत नॉमिनल जो लेते हैं. और उसके अलावा जैसे पैथोलॉजी का भी कुछ पैसा लेते हैं, एक्सरे का भी लेते हैं. तो वो जो पैसा आता था जी, वो बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि वेलफेयर ऑफ द हॉस्पिटल में जाए. हमने कहा उस मद में हम जो ये पैसा कलेक्ट करेंगे उसी में से आप हमें दे दें. जी. दे सेड फाइन, दिस इज. तो गवर्नमेंट सेड यस. Collector said yes, and tender came and we started. And that model is running now. We are on most 40 plus hospitals in Madhya Pradesh. Beautiful. Running 40,000 plus patients per day. And few hospitals we have not done because वो profitable थोड़े नहीं बैठते थे. But now with the government we are I think biggest vendor for this. So now this time, अब पहले 5 साल तो हमारे सीखने के थे और सरकार को सिखाने के थे कि ऐसा हो सकता है जी. और अब सब जिलों में ऐसा ही हो रहा है. क्या बात है. तो प्रदीप जी, ये आपकी कहानी सुन के मुझे लगता है अंत में मैं यही कह सकता हूं कि भाई आप अचानक कभी कोई व्यक्ति को देखें जो ये कर रहा हो कि भाई एक व्यक्ति साइकिल चलाते चलाते अचानक बांसुरी बजाने लग जाए और फिर बांसुरी बजाते बजाते वो कहे नहीं मैं तो खाना पकाऊंगा और खाना पकाने लग जाए. ये जो शिफ्ट है वो बहुत अलग है. साइकिल चलाना, बांसुरी बजाना और फिर खाना पकाना. लेकिन ऐसे ही शिफ्ट से निकल के आती है प्रतिभा और वो प्रतिभा आगे बढ़कर कुछ अलग बनती है. प्रदीप करम्बलेकर जी ऐसी एक प्रतिभा है जिन्होंने MBA किया, LLB किया, फाइनेंस में गए, IT में, IT से फिर फाइनेंस में आए, लोगों को जोड़ा, फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आए. कोई चीज एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, लेकिन एक चीज जुड़ी है, वो है आदमी का आत्मविश्वास, वो है आदमी की प्रतिभा और वो है आदमी के आगे बढ़ने की ललक. और ये तीनों चीजें प्रदीप जी में है. मुझे बड़ा अच्छा लगा जो वो अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को और अपनी पत्नी को देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं, अपनी बहनों को देते हैं. ये शायद जो फैमिली वैल्यूज है वही हिंदुस्तान में पैदा हुए व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग करती है. प्रदीप जी सिर्फ एक बहुत बड़े व्यवसायी नहीं है और एक स्टार्टअप को ही वो सपोर्ट नहीं करते, मेंटोर नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि भाई लोगों को नौकरी करनी तो मेरे साथ आके करो ना. ही डजंट डू द बिजनेस, ही क्रिएट्स जॉब फॉर द पीपल. और ऐसे लोगों की हमें समाज में जरूरत है जो लोगों के लिए नौकरियां न केवल तलाशें बल्कि उनको आगे बढ़ने के रास्ते भी दिखाएं और सुझाएं भी. बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आप लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते दिखा भी रहे हैं और सुझा भी रहे हैं. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. कीप इट अप और आप इसी तरह से आगे नए नए प्रोजेक्ट्स करते रहें, नए नए इनोवेटिव काम करते रहें और हम नई नई बातें करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो.